सॉलिड पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रश्न है ये लगातार यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। ध्यान देने की बात ये है कि ये इस चैप्टर का आधार है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई जो आज की क्लास की, आज के लेक्चर की है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। क्या है, ध्यान से देखिए। कोष्ठिका में अवयवी कणों की गणना। कोष्ठिका में अवयवी कणों की गणना, इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद करो, कि जब हम बात करते हैं क्या कि हमारे पास एक यूनिट सेल है, तो अगर यूनिट सेल है तो तीन तरह की यूनिट सेल थी। कैसे? जिसमें प्रिमिटिव यानी कोनों पर अवयवी कण स्थित थे, फिर फेस सेंटर्ड थी यानी क्या, कोनों पर तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ हर फलक के केंद्र पर भी स्थित थे, और लास्ट था बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या था, चारों कोने पर स्थित रहेंगे और फिर कोन के बीच में भी स्थित रहेंगे। ये तो सब लोग जानते हैं कि कोने पे 8 हो गए, फलक 6 हैं तो 6 हो गए, और एक अंदर चला गया तो एक अलग से हो गया क्यूब के केंद्र में। इसके अलावा एक एंड सेंटर्ड भी था जिसमें क्या था, विपरीत फलक पे। तो इस तरह ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अब बात हो रही क्रिस्टल में। अगर क्रिस्टल में अवयवी कण यूनिट सेल की हम बात करते हैं तो क्या फर्क होगा? जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल की खासियत ये होगी कि उसमें एक यूनिट सेल तो होगी नहीं, एक यूनिट सेल का रिपीटेशन होगा। जैसे एक यूनिट सेल ये है, अगर हम कहते हैं यहाँ कोने पर एक कण स्थित है, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, क्रिस्टल का अवयवी कण, तो अगर वो यहाँ स्थित है तो ध्यान देना, अगर ये आइसोलेटेड यूनिट सेल है तब तो इसका ये कण इसी को जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये क्रिस्टल में होगा तो क्रिस्टल का मतलब क्यूब्स रिपीट होंगे, और अगर क्यूब रिपीट्स हुए तो जरा ध्यान दो, अभी ये अवयवी कण अकेले शेयर हो रहा है, पर जैसे इसके बगल में दूसरी यूनिट सेल लगी इसी के समान वाली, तो क्या होगा, ये अवयवी कण अब एक अकेले इसको बिलोंग ना करके क्या कर रहा है, इसको भी बिलोंग कर रहा है और इसके साथ साथ दूसरे कोष्ठिका को भी बिलोंग कर रहा है। यानी यही अवयवी कण अब एक जगह ना होकर दो यूनिट सेल में हो गया। और जरा ध्यान दो, क्या इसके ऊपर भी तो यूनिट सेल होगी, इसी का रिपीटेशन। अब वो अवयवी कण एक में ना होकर 1 2 3 में चला गया, और फिर इसी तरह क्या होगा, एक यूनिट सेल उसके भी तो ऊपर होगी। अब क्या हो गया, वही अवयवी कण अकेले एक में होने के बजाय 1 2 3 4, और जरा ध्यान दो 4 ही क्यों, इसके आगे भी तो एक होगा यहां, तो अब वही अवयवी कण कितने कोष्ठिका में बढ़ गए, 5, फिर एक इधर भी होगा 6, एक इधर 7, एक इधर 8। यानी क्या फर्क क्या आ रहा है कि अगर ये आइसोलेटेड है तब तो एक अकेले को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर क्रिस्टल में हो गया तो यही अवयवी कण एक के बजाय किस पे चला गया, 8 पे। तो जो कोने पर स्थित होगा अवयवी कण यूनिट सेल में, उसकी सहभाजिता कितना होगा, 1/8। एक कण की सहभाजिता जो कोने पर स्थित होगा उसका क्या होगा, 1/8। क्यों 1/8 होगा, समझ में आया? क्योंकि वो एक सेल को बिलोंग न करके 8 सेलों को बिलोंग करता है। इसी प्रकार जो फलक पर स्थित होगा वो 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके साथ दूसरी यूनिट सेल लगी, जैसे आपने कहा कि ये फलक के केंद्र पर स्थित है और यहां दूसरी सेल लगी, तो अब ये जो केंद्र वाला कण था ये केवल इसको बिलोंग ना करके इसके भी केंद्र को बिलोंग करने लगेगा। यानी जो कण फलक पर स्थित होगा उसकी सहभागिता क्या होगी, 1/2 होगी। और जो कोन के केंद्र में होगा, कोन के केंद्र में, ये कोन है, इस कोन के केंद्र में यानी अंदर, तो अगर ये अंदर वाला कण होगा तो वो किसी भी यूनिट सेल को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? अगर हमने इसको जोड़ा, क्या अंदर वाला इसके साथ शेयर किया? नहीं। तो अंदर वाला जो रहेगा केंद्र में, बॉडी के केंद्र में, उसकी सहभागिता पूरी 1 होगी यूनिट सेल के लिए। और किनारों पर, किसी भी कोन के किनारे पर, अगर यहां स्थित है इस जगह, कोनों पर नहीं, किनारे पर, कोर पर, तो कोर पर स्थित होने पे क्या होगा, एक यहां हो गया, एक इसके बगल में हो गया, यानी 2 कोर हो गई, और 2 इसके ऊपर भी होगी। यानी ये कण 2 के बजाय 4 पे बिलोंग करेगा, तो इसकी सहभागिता क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो प्रति एकक कोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या हम निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। Z या N कणों की संख्या क्रिस्टल के लिए Nc/8 + Nf/2 + Ne, ये कहां से आ गया, 8 2, ये देखो कोने वाले को 1/8, तो कोने के जितने कण हैं वो 8,
फलक में कि जितने कण हैं वो बटे 2, और अगर सेंटर वाला है तो उसके लिए केवल कोई डिवाइजन नहीं है, वो 1 के बराबर है। इसकी सहायता से हम प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी हम बात कर रहे हैं उन क्रिस्टल यूनिट सेल्स की जिन क्रिस्टल यूनिट सेल में केवल कोने पर स्थित होगा। तो अगर कोने पर स्थित होगा तो कितने कण होंगे? 1 2 3 4, 4 नीचे 8 ही कोना होता है ना क्यूब में। तो अगर 8 कोने हैं तो क्या आ जाएगा? देखो NC का मान 8 हो जाएगा, NF का मान 0, क्यों? फलक पे कोई है ही नहीं प्रिमिटिव में, और NE का मान भी 0 होगा क्योंकि सेंटर पे एक भी उपस्थित नहीं होगा। इस सूत्र पे हमने मान रख दिया 8/8 प्लस 0/2 प्लस 0 बराबर 1, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर है तो उसके अवयवी कण क्रिस्टल में उस यूनिट सेल के लिए केवल एक ही भाग लेगा, या उसके सहभागिता केवल एक ही होगी। इसी तरह अगर बॉडी सेंटर्ड वाला है तो बॉडी सेंटर्ड चाहे जो भी हो कोने पे तो स्थित होंगे ही होंगे, और एक केंद्र के बॉडी के अंदर भी स्थित होगा। तो अब की बार क्या होगा? NC का मान तो अभी भी 8 होगा बॉडी सेंटर्ड के लिए भी, NF का मान 0, NE का मान 1, क्योंकि इस केंद्र में एक आ गया। अभी क्या हो गया? अब बॉडी सेंटर्ड के लिए Z या N का मान अवयवी कणों की संख्या 2। इसी तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए FCC फलक केंद्रित वाले के लिए क्या होगा? कोनों पे तो होएगा ही, और 6 फलक के केंद्र पे भी होगा। तो NF का मान देखो 6 आया, NF का मान कितना? 6, NC 8, और NE तो 0 ही रहेगा। हल कर लिए 8/8 प्लस 6/2 प्लस 0 बराबर 4। तो अगर फेस सेंटर्ड है तो उसके जो क्रिस्टल में भाग लेंगे तो एकक जो कोष्ठिका है उसके अवयवी कणों की संख्या 4 मानी जाएगी। क्यों 4 मानी जाएगी? समझ आ रहा है? इसी तरह एंड सेंटर्ड वाली अगर है तो उसमें फलक की संख्या केवल 2, क्यों? विपरीत वाले फलक पर ही स्थित होगा, 6 फलक पर स्थित नहीं होगा। तो NF बराबर 2, NC बराबर 8। इस तरह हमको मिल गया 8/8 प्लस 2/2 प्लस 0 बराबर 2। कहां से? इसी सूत्र से। तो अभी क्या हो गया? अगर प्रिमिटिव सेल है तो N या Z का मान 1 होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है तो 2 होगा, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है तो 4 होगा, और एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल है तो 2 होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे, धीमा रोक रोक के देखोगे तो बात समझ में आने लगेगी। अभी देखो इससे फायदा क्या है? इससे हम स्टोइचोमेट्रिक निकाल सकते हैं, रस समीकरण विधि निकाल सकते हैं। यानी अगर मुझे क्रिस्टल संरचना के बारे में कुछ चीजें पता है तो हम उसके अणु सूत्र की गणना कर सकते हैं। कैसे अणु सूत्र की गणना कर सकते हैं? कह रहा है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक फेस सेंटर्ड संरचना है, यानी जो क्रिस्टल है वो फेस सेंटर्ड है, फलक केंद्रित है, और किससे मिलकर बना है? A और B से। अब बता रहा है कि कैसे A और B से मिलकर बना है। कह रहा है A केंद्र पर स्थित है, FCC है यानी फलक केंद्रित है, तो A कहां पर स्थित है? कोनों पर स्थित है, और B कहां पर स्थित है? फलक पर, तो फलक के केंद्र पर स्थित होगा। ध्यान दो, इसका मतलब यूनिट सेल में क्या होगा? A के कोनों पर स्थित है, A तत्व कोनों पर स्थित है, इसलिए प्रति इकाई सेल A की संख्या होगी 8। A की कितनी संख्या होगी? 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोनों पर 8 है तो A की संख्या हो गई 8। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोने पर जो भी कण होता है उसका योगदान केवल 1/8 होता है। तो 1/8 होता है तो 1/8 गुणे 8 यानी A का मान 1। तो तत्व A के कणों की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी प्रकार जो तत्व B है वो फलक पर स्थित है, और हमें पता है कोन में 6 फलक होते हैं, क्योंकि FCC बता दिया उसने, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो अभी फलक पर स्थित है तो कितने कण होंगे? 6। और एक फलक के लिए जो कण होता है उसकी सहभागिता 1/2 होती है, तो कितना आ गया? 1/2 गुणे 6 बराबर 3। तो A के कणों की संख्या यूनिट सेल में 1 और B के कणों की संख्या 3, इसलिए यौगिक का अणु सूत्र हो गया AB3। देखा हमने इसकी सहायता से कैसे निकाल लिया कि जो हमें यौगिक मिला है उसका सूत्र क्या है? AB3। इसी तरह स्ट्रक्चर बदलता जाएगा। अगर वो कहता है क्या कि जैसे मान लो किसी प्रश्न में उसने कहा कि ये हमारा A से बना है और बॉडी सेंटर्ड है, कैसा है? बॉडी सेंटर्ड, तो कैसा उसका सूत्र होगा? तो बोले कोने पर स्थित है और B केंद्र पर स्थित है, तो A कोने पर स्थित है तो 8 गुणे 1/8 यानी 1 हो गया, और B केंद्र पर स्थित है तो केंद्र में तो केवल एक ही होगा ना बॉडी के केंद्र में, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगा? अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए हम उसके अणु सूत्र की गणना कर सकते हैं, और केवल अणु सूत्र नहीं, हम उसके घनत्व को और उसके कोर की भी लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं।
ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, और जो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया ही प्रश्न है। कैसे? कह रहा है कि एफसीसी क्रिस्टल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, और उसमें यौगिक ए का परमाणु भार 27 है। जो ये बना हुआ है उस यौगिक का जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो उसका मोलर द्रव्यमान है वो 27 है, 27 है, और घनत्व कितना है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। क्रिस्टल के कोरों की लंबाई क्या होगी? यानी कह रहा है कि जैसे ये है, इसके जो परमाणु भार का मान है, द्रव्यमान का मान है वो 27 है, और इसका जो घनत्व है, जो क्यूबिक क्रिस्टल है, उसकी जो डेंसिटी है यूनिट सेल की वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस कोर की लंबाई कितनी। तो अब इस कोर की लंबाई निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले ही उसने कहा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक यूनिट सेल में जो ए के परमाणु हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी। तो पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, एफसीसी के लिए 4 आता है, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूं कैसे। कोने के लिए 8 होगा, और ऐसा स्ट्रक्चर है, एफसीसी है, तो एफसीसी में जो मान आएगा एनएफ का वो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना मान आएगा? 6, क्योंकि 6 है, एकदम इसको फोकस किया, 6, और एन का मान 0, जेड और एन का मान आ गया 8/8 प्लस 6/2 प्लस 0 बराबर 4। मैंने पहले ही कहा एफसीसी के लिए 4 मान होगा। अब एक कोष्ठिका का कितना द्रव्यमान होगा? तो एक कोष्ठिका का कितना द्रव्यमान होगा? एक कोष्ठिका में कितने परमाणु निकल रहे हैं? 4 निकले। 4 का द्रव्यमान और गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? जब वो कह रहा है कि 27 है इसका परमाणु का, कितना है? तो 27 परमाणु भार है, तो 27 द्रव्यमान है कितने का? अवोगाद्रो संख्या के बराबर का। तो अगर हम 27 को अवोगाद्रो संख्या से भाग कर दें तो मुझे एक परमाणु का द्रव्यमान पता चल जाएगा, और एक परमाणु का द्रव्यमान पता चल गया तो 4 से गुणा कर दिए, तो चारों जो फेस सेंटर में उपस्थित है सबका द्रव्यमान हमको पता चल गया। हम लोग अच्छे से जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आयतन बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो इसलिए इस क्यूब का आयतन ए क्यूब कितना हो गया? बोले ए क्यूब का मान हो गया एक कोष्ठिका का द्रव्यमान ये, और बटे एक कोष्ठिका का घनत्व तो प्रश्न में दिया है 2.7। सब्स्टिट्यूट कर दिए, ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अगर ए क्यूब की वैल्यू निकल गई तो एक कोष्ठिका की लंबाई भी हमको ज्ञात हो गई। ये मैंने डिटेल करके दिखाया कि कैसे निकाल सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कैसे सूत्र से? ए क्यूब यानी एकक कोष्ठिका का आयतन, जेड यानी उस कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, m उसका मोलर द्रव्यमान, d उस एकक कोष्ठिका का घनत्व, और Na यानी एवोगाद्रो संख्या जिसका मान 6.02 10⁻23 या तुम्हारे प्रश्न में जो दिया होगा वो होगा। ये सूत्र कहां से आया? ये देखो यही सूत्र है। कैसे? क्या आया? ए क्यूब 4 का मतलब z या n उस में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ये क्या था भाई? 27/6.023 10⁻23 एक परमाणु का द्रव्यमान। तो कैसे? 27 बटे अवोगाद्रो संख्या और डी डेंसिटी। तो वही तो सूत्र बना। तो डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके भी हम हल कर सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे? जैसे इसमें उसने दे रखा था एफसीसी स्ट्रक्चर और पूछा क्या था? कोष्ठिका की लंबाई। हमसे यह भी कर सकता है कि वो कोष्ठिका की लंबाई दे दे और पूछे कि बताओ स्ट्रक्चर कैसा है, एफसीसी है कि बीसीसी है कि एसआई है। तो हम लोग जानते हैं एफसीसी के लिए जेड का मान 4 होगा, बीसीसी के लिए जेड का मान 2, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अभी शुरू में डिस्कस हो चुका, और सिंपल प्रिमिटिव के लिए जेड का मान 1 होता है। तो अगर हम इसी सूत्र की सहायता से इसका उल्टा प्रश्न लगाएंगे तो जेड का जो मान आएगा वो हमको बता देगा कि क्रिस्टल कैसा है। ठीक है, ये देखो सेम यही प्रश्न है, इसको रिवर्स करके लगाया गया है। एक तत्व का परमाणु भार इतना है, ए का मान यानी लंबाई इतनी है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो बताइए जेड का मान निकाल के इसी सूत्र से हल कर लिया गया, घनत्व का मान, ए का मान, और जब पूरा प्रश्न हल हो गया तो जेड का मान आया 4 और जेड का मान 4 है, इसलिए संरचना एकक कोष्ठिका है कौन सी? एफसीसी। और देखो जेड का मान लगभग कितना आया था? 3.99 विच इज इक्वल टू 4, और अगर एन या जेड का मान 4 आ गया तो एफसीसी स्ट्रक्चर होगा। तो अगर इसका उल्टा सवाल भी आ गया तो भी हम हल कर सकते हैं। चलो वीडियो को बार बार देखोगे तो ज्यादा